हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 49 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले 48 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाकर वहां से अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियो डालने से पहले ही पीडीएफ दे देता हूं ताकि आप लोग खुद सॉल्व कर सकें। दोस्तों, आज हम इसमें डिटेल्स बात करेंगे, आप लास्ट तक बने रहे, ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, अब एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है, तो आप डेली प्रैक्टिस सेट कीजिए और अपना स्कोर जो है ज़रूर बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है ये कोलकाता में है। यह स्थापित कब किया गया था? तो ये 1971 में जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में विकास वित्त संस्थान ये स्थापित किया गया था और ये 2012 में बंद भी हो गया है। तो अब ये बंद हो गया है, तो इसका कोलकाता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित नहीं थे। तो दोस्तों, अभी हम अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानेंगे, क्या है कि इससे क्वेश्चन आता है। दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म जो है कब हुआ था? तो ये 1253 ईस्वी में एक जगह का नाम है पटियाली, जो यूपी के एटा जिला का है। पटियाली वहाँ पे हुआ था। दोस्तों, ये इसका क्वेश्चन पूछ देता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो एक पटियाला देता है, तो वो पटियाला ना होकर पटियाली है। बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1253 में इसका जन्म होता है और दोस्तों ये जो है 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु कब होता है? जो निजामुद्दीन औलिया है उनके मृत्यु के जस्ट दूसरा दिन ही इनकी मृत्यु होती है। अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इन्होंने इससे तुर्कल्लाह की उपाधि दी थी। तो निजामुद्दीन औलिया जो है इनको क्या चीज़ की उपाधि दिया था? तो ये तुर्कल्लाह। दोस्तों, इन्होंने जो है 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। कितने सुल्तानों का? 8 सुल्तानों का। दोस्तों, हम एक बार नाम बोल देते हैं, आप लोग हो सके तो आप नोट डाउन भी कर लीजिए, अगर कभी भी इससे क्वेश्चन आए तो दोबारा बनना चाहिए। जैसे फर्स्ट टाइम ये बलबन के शासनकाल को भी देखा, फिर जो है कैकुबाद का, इसके बाद जो है कैकुबाद का देखा, फिर क्यूमर्स है। तो ये 3 हो गया, बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स। फिर दोस्तों 2 जो है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। 3 जो है खिलजी काल का है, अलाउद्दीन, फिर जलालुद्दीन और फिर मुबारक खिलजी। उसके बाद जो है दोस्तों खुसरव शाह की जो है इनका भी कार्यकाल में ये था। खुसरव शाह सैयद वंश के थे ये। लास्ट में जो है गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल तक ये जिंदा रहे। गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल। दोस्तों, इसमें 2 आंसर होगा, क्या है कि इब्राहिम लोदी और फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों का कार्यकाल में ये नहीं थे। दोस्तों, जैसे गयासुद्दीन, इसका मृत्यु जो है 1325 में होता है और गयासुद्दीन तुगलक का जो है कार्यकाल ये 1320 से 25 था। और फिरोज शाह तुगलक का, दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल था 1351 से 88 ईस्वी तक था। इनका मृत्यु 25 में हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इब्राहिम लोदी भी नहीं होगा, क्योंकि ये इब्राहिम लोदी जो है ये 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक, ये दोनों इसमें नहीं होगा। बाकी बात मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब था। 8 सुल्तान हम बोले हैं, उसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। दोस्तों, जैसे इसमें थोड़ा सा हम डिटेल से बात करते हैं। जैसे ये राम प्रसाद बिस्मिल जो थे किस संगठन का थे? तो ये हारा का था, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के थे, हारा का, जिसका स्थापना किसने किया था? तो सचिन सन्याल ने किया था। तो इस केस में जो है दोस्तों 4 लोगों को फांसी मिलता है। और कहाँ कहाँ मिलता है दोस्तों, इसको आप याद रखना है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है कहाँ पे फांसी मिलता है? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में मिलता है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, जहाँ से योगी आदित्यनाथ जीतते हैं, तो गोरखपुर से किनको मिला? राम प्रसाद बिस्मिल को। और फिर इसके बाद अशफाकुल्लाह को फैजाबाद में मिला। अशफाकुल्लाह जो है उनको फैजाबाद में मिला। इनको कहाँ मिला? फैजाबाद में। तो ये मुस्लिम थे और मुस्लिम जैसा नाम भी है, तो फैजाबाद में मिला। याद करने का हम तरीका बता रहे हैं। और फिर जो है
रोशन लाल थे। तो दोस्तों रोशन लाल को इलाहाबाद में मिलता है, रोशन लाल को कहाँ मिलता है, इलाहाबाद में। और राजेंद्र लहरी को जो है गोंडा में फांसी दी जाती है। तो चारों को आप याद रखिएगा। दोस्तों एक और इसमें करंट है कि काकोरी षड्यंत्र केस को जो है अब नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम क्या कर दिया गया है, तो योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इस नाम से जो है अब जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो तीनों में जो भाग लिए थे ये BR अम्बेडकर है। दोस्तों फर्स्ट और थर्ड में न भाग लेकर सेकेंड में जो है महात्मा गांधी भाग लिए थे। दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 से ये जनवरी 1931 तक हुआ था। दोस्तों इस समय इसका डेट याद रखिएगा। दूसरा का जो है 7 सितंबर 1931 से ये फिर दिसंबर 1931 तक हुआ था। और थर्ड कब हुआ था, तो दोस्तों थर्ड जो है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। तो ये डेट आप याद रखिएगा। अगला है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो दोस्तों पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग जो है ग्राम सभा है। और ये कब आया था, तो दोस्तों ये 73 संविधान संशोधन 1992 में आया था और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। तो दोस्तों 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाते हैं। दोस्तों एक और फैक्ट है जो शहर के लिए आया था नगर निगम, वो 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही आया, लेकिन ये लागू जो है ये 1 जून से लागू होता है। ये डेट याद रखिएगा, काहे कि पंचायती राज का सभी डेट याद रखता है, लेकिन ये जो नगर निगम का कॉन्सेप्ट आया माने जो लागू हुआ 1 जून 1993 से स्टार्ट हुआ था, जो शहर के लिए था। तो ये विकेंद्रीकरण यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण हो और डेमोक्रेसी में सबका भागीदारी हो, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था लाया गया। तो सबसे पहले कौन इसका किया था, तो 1957 में बलवंत राय मेहता, फिर 1977 में अशोक सिंघवी जो है ये 1986 में आया था। तो इस तरह से है। और जो बलवंत राय मेहता है तीन स्तरीय की बात किया था, कौन कौन, तो जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। तो सबसे प्रमुख जो है ये ग्राम सभा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है। तो कौन देता है, दोस्तों ये चुनाव आयोग देता है। और चुनाव आयोग जो है भाग 15 में है और इसका आर्टिकल कितना से कितना है, तो आर्टिकल 324 से 329 है। दोस्तों अभी जो है राष्ट्रीय दलों की संख्या कितना हो गया है, 6 हो गया है। और नया जो बना है आम आदमी पार्टी एक नया बना है और 3 हटा है। तो दोस्तों 3 जो हटा है उसमें से एक तृणमूल है, तृणमूल कांग्रेस है, NCP है और एक कौन है दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए। यानी 3 हटा है, 1 जुटा है, तो टोटल 6 राष्ट्रीय दल पार्टी है। तो एक जो हटा है उसका आप लोग कमेंट कीजिए और आने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार सम्मान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है। तो दोस्तों किन के लिए है, तो ये परिकल्पना जो है ये नागरिकों के लिए है। इसमें है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद जो 44 है इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो है समान नागरिकता शामिल माने नागरिकता संहिता शामिल है। और इसमें उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के लिए देश के पूरे क्षेत्र में एक समान अधिकार हो तथा समान नागरिकता संहिता की रक्षा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य हो। तो इसमें यह है आर्टिकल 44 में, और अभी इसका चर्चा भी हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, यानी रिट जारी किया जा सकता है। तो इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें जो है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। दोस्तों ये जो है किस आर्टिकल के थ्रू मिलता है सुप्रीम कोर्ट के, तो आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट को जो है ये 226 है। दोस्तों रिट जारी करने में शक्तिशाली जो है हाई कोर्ट है। कौन है, हाई कोर्ट, क्योंकि ये हाई कोर्ट जो है ये टोटल 6 रिट जारी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 5 ही जारी करता है। तो इसलिए जो है रिट के अधीन में
ये हाई कोर्ट अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों कौन कौन है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है जिसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। दोस्तों इसका इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा, क्या कि कभी कभी इंग्लिश में ही पूछ देता है। तो हैबियस कॉर्पस किसका नाम है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का। और फिर है परमादेश, मैंडेमस कहते हैं। और प्रतिषेध रीट जो है प्रोहिबिशन हो गया। उत्प्रेषण लेख जो है रीट ऑफ सर्टेरी हो गया। और अधिकार पीछा को वारंटो हो गया। तो ये इसका दोस्तों इसका डिटेल्स आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्या है कि इससे अगर आता है क्वेश्चन तो कन्फ्यूज हो जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण तो आप समझ गए। दोस्तों परमादेश क्या होता है, माने मैंडेमस क्या होता है, तो यह रीट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे और जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार प्राप्त न हो। तो इस रीट के द्वारा किसी लोक पद के अधिकारी के अतिरिक्त जो है अधीनस्थ न्यायालय अथवा निगम के अधिकारी को भी यह आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सौंपे गए कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करे। तो इस तरह से ये परमादेश हो गया। प्रतिषेध रीट क्या होता है, तो दोस्तों यह रीट जो है किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है और इस रीट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है प्रतिषेध रीट में। और को वारंटो, तो इसमें क्या होता है कि इस रीट में उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद को धारण करता है जिसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं हो। तो ये को वारंटो लगता है। तो इस तरह से ये है। अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। ये जो है किन सुधारों से है, बैंकिंग संरचना सुधारों से है। दोस्तों ये सुझाव दिया था कि भारत में 4 तरह के बैंकिंग स्तर होना चाहिए, 4 स्तर पर होना चाहिए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, फिर राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। तो कौन है, तो दोस्तों ये अमृत योजना है। अमृत योजना क्या होता है, अटल मिशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यह जो है केंद्र सरकार शहरों के विकास के लिए अमृत कायाकलाप और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 शुभारंभ किया है। तो यही है। अगला है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा दोस्तों तो राजकोषीय नीति जो है कौन जारी करता है, तो ये वित्त मंत्रालय जारी करता है। दोस्तों आरबीआई क्या करता है, तो दोस्तों आरबीआई जो है मौद्रिक नीति अपनाता है। मौद्रिक नीति के जरिए जो है केंद्रीय बैंक महंगाई पर अंकुश और सिस्टम में पैसे की आपूर्ति घटा बढ़ा सकता है। इसी तरह जो है राजकोषीय नीति का मकसद आर्थिक विकास होता है। क्या होता है, आर्थिक विकास। जैसे अभी हाल फिलहाल में 2025-26 तक के जो है राजकोषीय घाटा कितना करने का है, तो जीडीपी का 4.5% करने का है, जो अभी 5.9 है। अगला है, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है, तो नगर कोझिकोड को क्या कहते हैं, तो ये कालीकट कहते हैं। दोस्तों ये कहाँ पे है कालीकट, तो ये कालीकट जो है दक्षिण भारत के राज्य के केरल में स्थित है कालीकट। ये कालीकट हो गया, ये मलाबार तट। दोस्तों कालीकट यही हो गया केरल वाला तट को। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, तो किसका, तो दोस्तों मेघालय तो इधर है, जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना, तो मेघालय तो इस साइड है, तो भूटान यहाँ पे है, तो इसीलिए जो है मेघालय नहीं लगेगा। बाकी बात पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ये लगता है। दोस्तों असम भी लगता है। किस कारण से दिन और रात होते हैं, तो दिन रात जो है ये किस कारण से होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। दोस्तों पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है ऐसे, और ये घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगता है, तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड, और इसी घूर्णन के कारण जो है दिन रात होता है। अगला है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है, तो गेहूँ तो रबी फसल है, और सरसों भी रबी फसल है, और जौ भी रबी फसल है, तो बजरा आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो प्राचीनतम मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी, तो यह पुस्तक किसने लिखी थी, तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। अगला है, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। बात साहित्य, विज्ञान, शांति और किस क्षेत्र में, तो दोस्तों विज्ञान में जो है बायोलॉजी से भी दिया जाता है, और फिर
फिजिक्स केमिस्ट्री से भी दिया जाता है। फिर मेडिसिन में भी दिया जाता है। अगला है ओपेक, जिसको पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये वियना में स्थित है। और ये कब बना था? 1960 में ही बना था। इसमें कौन कौन है? तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका का एक देश है इसमें, ओपेक में। तो इराक है, ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरब है और एक वेनेजुएला है। और सितंबर 1960 में इसका बना था और इसका जो मुख्यालय है वियना है। अगला है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। और राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये 3 जनवरी हो गया राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस। दोस्तों 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को शायद नहीं कुछ मनाया जाता है। तो नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। और 12 जनवरी को युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 3 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला है सुब्रतो कप, तो किससे है? तो ये फुटबॉल से है। सुब्रतो कप जो है फुटबॉल से है। इसका नाम भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पे रखा गया था, सुब्रतो कप। अगला है हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों मिजोरम में क्या मनाया जाता है? तो मिजोरम में जो है चौपचार कूट पर मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, चौपचार। और मणिपुर में, तो मणिपुर में जो है ये कांग चिंगबा जो है मणिपुर में मनाया जाता है, कांग चिंगबा। और है जैसे साजिबू चेराई ओबा। और मेघालय में क्या मनाया जाता है? तो मेघालय में जो है नोंग क्रेम नृत्य उत्सव मनाया जाता है, नोंग क्रेम। तो दोस्तों आप लोग 7 सिस्टर का हर चीज़ याद रखिएगा, काहे कि एग्जामिनर जो है ये इधर से क्वेश्चन लेता है। जैसे अंडमान निकोबार का आप लोग जनजाति क्षेत्र कौन कौन जनजाति है वो याद रखिएगा। NSDL का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिस्पोजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिस्पोजिटरी लिमिटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोस्तों एक राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार समिति है और भारत में पहला प्रतिभूति जो है डिपॉजिटरी है, यही डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर पर जैसे निवेशकों की प्रतिभूतियों को रखता है। और इसकी स्थापना कब होता है? तो ये 1996 में होता है। अगला है कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों कोलंबिया की राजधानी जो है बोगोटा है। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बोगोटा है। और क्योटो किसका राजधानी है? तो दोस्तों क्योटो जो है इक्वाडोर की राजधानी है। और लीमा पेरू का लीमा है। और काराकास ये ओपेक का सदस्य है, वेनेजुएला का है काराकास, वेनेजुएला का, ये ओपेक का सदस्य है। तो ये हो गया। दोस्तों ग्रीनलैंड का क्या राजधानी है? तो नूक है ग्रीनलैंड का। और गुआना का जॉर्ज टाउन है, गुआना का जॉर्ज टाउन याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? दोस्तों ये हैदराबाद को जो है पर्ल सिटी कहा जाता है। पर्ल सिटी जो है हैदराबाद को कहा जाता है। दोस्तों हाईटेक सिटी जो है हैदराबाद में है। अगला है भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य में, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको मिला था साहित्य में। अगला है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार जो है द कश्मीर फाइल्स के लिए दिया गया है। अगला है कौन सा देश यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया है? तो यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन है? तो ये क्रोएशिया है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है? तो आधार अनिवार्य जो है किस राज्य ने किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने किया है। अगला है झोवेरी बहनें इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो दोस्तों ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की शैली है। अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों हम साइंस का 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों मैं सोचा था कि 1000 व्यू जाएगा तो फिर सेकेंड वीडियो लाएंगे, लेकिन व्यू बहुत कम गया है, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट कम गया है।
तो आप लोग साइंस का क्वेश्चन वो 30 देखिए, और उसमें जो आप देखेंगे तो ज़रूर कन्फ्यूज होगा। तो आप देखिए, अगर कोई भी कन्फ्यूज होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बात करूँगा। तो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर जो स्टूडेंट्स लेवल में पढ़ा होगा, यानी डीप लेवल में पढ़ा होगा, वो स्टूडेंट 100% उनको सही लगेगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होता है? तो रेसिस्टेंस ओम होता है। क्या होता है? ओम। एम्पेयर किसका होता है? धारा का। वाट पावर का। वोल्ट वोल्टेज का। अगला है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑडोमीटर। अगला है दोस्तों, टैकोमीटर से क्या करते हैं? तो टैकोमीटर से जो है वायुयान की गति मापते हैं। स्पीडोमीटर से वाहनों की गति हो गया, और ओडोमीटर से क्या होता है? वाहनों द्वारा चलाई गई दूरी हो गया। स्पीडोमीटर से जो है वाहनों की गति हो गया। अगला है, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? तो ये सामान्य ही बल है। दोस्तों वह बल, यानी बल वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। तो ठोस सतह पर जब किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए बल को सामान्य बल ही कहेंगे। दोस्तों बल की परिभाषा जो है न्यूटन के किस लॉ से आया है? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आया है, और जड़त्व की नियम भी फर्स्ट से आया है। दोस्तों सेकेंड नियम जो है, न्यूटन के सेकेंड नियम से जो है बल का मैग्नीट्यूड आया है, F=m में। अगला है, गति के निम्नलिखित समीकरणों में से कौन एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन है? तो S=ut + ½ होता है। हम लोग रट के पढ़े हैं शुरू में, तो यही S=ut + ½ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक या बैड कंडक्टर होता है? तो कौन सा विषय? तो ये लकड़ी जो है ये टेम्परेचर का, यानी ऊष्मा के प्रवाह को विरोध करता है। अगला है, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि प्रकीर्णन नहीं होने के कारण ये होता है। दोस्तों सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला है, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा दर्पण? तो ये उत्तल दर्पण दोस्तों। और आगे कौन लगाते हैं? तो अवतल दर्पण जो हेड पे। दोस्तों इसका प्रयोग जो है सोडियम परावर्तक लैंप में परावर्तक के रूप में भी किया जाता है उत्तल दर्पण का। अगला है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो परमाणुओं की संख्या क्या कहते हैं? तो परमाणविकता कहते हैं। अगला है, हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। तो उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन होता है, यानी 7 से जब अधिक होगा तो ये क्षारीय विलयन होगा, 7 से जब अधिक होगा तो, और 7 से कम जो है एसिडिक होगा। तो यहाँ कह रहा है उच्च सांद्रता वाले, तो ये क्षारीय हो जाएगा, तो फर्स्ट ही सही है। अगला है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। तो दोस्तों रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है, यानी बोला कि जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमता है ये नहीं बता पाया। तो ये जो है ये परमाणु का अस्तित्व का पता नहीं लगाया। दोस्तों जे थॉमसन भी दिया था। तो जे थॉमसन के लॉ को जो है और किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए। इंग्लिश में भी वर्ड है, जैसे हिंदी में जो है तरबूज के आकार का, तरबूज के बारे में बताया है। तो जे थॉमसन का और क्या नाम था? अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम भी करता है? तो ये क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जंग न लगे, इसलिए गैल्वेनाइजेशन करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि अगर लोहा में जंग लग जाए तो इसका वजन घट जाता है कि बढ़ जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है
तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों पिछला प्रैक्टिस में हम बात किए हैं कि ऑक्सीजन ऐड होगा यानी बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन बढ़ेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कमेगा और हाइड्रोजन की संख्या भी H+ आयन की संख्या भी कम हो जाएगा। तो ये दोनों कम होता है लेकिन ऑक्सीजन बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में जस्ट इसका अपोजिट होता है, ऑक्सीजन घटता है लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? तो किस प्रक्रिया में दोस्तों? तो यह जो है गैल्वेनाइजेशन है। कौन है? गैल्वेनाइजेशन। अगला है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? तो अनिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिलीकरण। अगला है, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं। दोस्तों हम साइंस के क्वेश्चन में पूछे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा? फिर ऑल्टमैन जो है, ऑल्टमैन इसका नाम क्या दिया था? फिर एक है सी बेंडा जो है माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, लेकिन कोलिकर जो है फर्स्ट टाइम देखा था। और ऑल्टमैन जो है ये फर्स्ट इसको नाम जो है बायोप्लास्ट रखा था माइटोकॉन्ड्रिया का। तो साइंस का वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, इसमें इसकी चर्चा जो है डिटेल से किया गया है। और इसको शक्ति गृह क्यों कहा जाता है? तो उसमें भी बात की है, यानी क्रेब्स चक्र के द्वारा जो है ये एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी क्या होता है? और ऊर्जा होता है, तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो कौन सा तो स्क्लेरेनकाइमा। तीन जो है ना, तीन है, जैसे पेरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है और स्क्लेरेनकाइमा है। दोस्तों जो सिंपल टिश्यू है ना, इसका तीन है, ये पेरेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो नारियल के छिलके में जो मौजूद होता है उसको कठोर और दृढ़ बनाता है कौन? स्क्लेरेनकाइमा। और जटिल ऊतक जिसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं उसमें फ्लोएम और जाइलम होता है, जाइलम जल को और फ्लोएम भोजन को। अगला है, निम्नलिखित में से किसे टायरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ये टायरेनोसोरस रेक्स को कहा जाता है, क्योंकि यह जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय जानवर है। कौन? टायरेनोसोरस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाते हैं? तो कौन सा वर्णक है? तो हीमोग्लोबिन। अगला है, मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो कौन सा अंग हो गया? तो दोस्तों छोटी आंत जो है उत्सर्जन के रूप में काम नहीं करता है, बाकी बात फेफड़ा, त्वचा, बड़ी आंत ये उत्सर्जन का काम करता है। अगला है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी हो जाता है, सही है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। और के की कमी से जो है रक्त का थकान न बनना, इसके होता है। बंझापन जो है विटामिन डी की कमी से होता है, तो ये गलत हो गया, डी आंसर है। अगला है, BCG का टीका के नाम में अक्षर बी का तात्पर्य है? तो BCG का क्या होता है? बेसिलस कलमेटगुरी। तो बी का क्या होगा? बैसिलस हो जाएगा, तो बैसिलस कलमेटग्यूरी हो जाता है। और मैथ आप लोग कीजिएगा, अब हम लोग मैथ रीजनिंग कीजिएगा। दोस्तों मैं पूरा PDF डाल देता हूं ताकि आप लोग 150 क्वेश्चन करें, और मेरे पास इतना इसमें अगर मैथ रीजनिंग करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जो है हम इसमें क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन है कि सी बेसिक और कोबोल और जावा किस भाषाओं के उदाहरण है? तो ये कौन सी भाषा का उदाहरण है? तो हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला है, अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज होता है जो शेष वेबसाइट के डोरवों का काम करता है, तो ये कौन होता है? तो दोस्तों ये जो है ये होम पेज होता है। अगला है, ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया है जिसे अक्सर डैश कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसके जो है मेल बॉक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? तो ये सिस्टम यूनिट होता है, यानी सीपीयू। अगला है डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो ये एम्बेडेड कंप्यूटर पाया जाता है। दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट एक बार देख लेंगे तो आने वाला एग्जाम में जब भी आएगा तो आप सही कर सकते हैं। मोडेम किससे जुड़ा होता है? तो मोडेम जो है किससे जुड़ा होता है? मोडेम जो है फोन लाइन से जुड़ा होता है। अगला है पेज प्रीव्यू, माने पेज प्रीव्यू मोड में आप क्या करते हैं? तो दोस्तों पेज प्रीव्यू मोड में जो है अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। जैसे आप फॉर्म भी भरते हैं तो प्रीव्यू आता है, तो उससे क्या होता है आप सभी चीज़ देखते हैं शुरू से लास्ट तक कि उसमें क्या गलत है, वो सही करके फिर सबमिट करते हैं। तो वही क्वेश्चन है। अगला है वो हार्डवेयर जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, जो टेलीफोन लाइनों पर भेजा जा सकता है, डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये मोडेम है। मोडेम का क्या काम है? ये डिजिटल सिग्नल को जो है एनालॉग सिग्नल में बदल कर फोन लाइनों पर भेज सकता है ये। तो मोडेम वही है। कंप्यूटर का वह भाग होता है जो अंक गणितीय कैलकुलेशन करता है। तो ये सीपीयू का पार्ट है, जिसमें सीपीयू में क्या होता है? एएलयू होता है, सीयू होता है और मेमोरी होता है। तो एएलयू का काम जो है अंक गणितीय कैलकुलेशन करता है। यहाँ पे सीयू होता है, एएलयू होता है और एक क्या होता है? मेमोरी होता है। अगला है डैश से गेम खेलना आसान हो जाता है। तो किससे गेम खेलना आसान हो जाता है? तो ये इसका जो है जॉयस्टिक हो जाएगा। अगला है डैश डैश व्यू दिखाता है कि मार्जिन, हेडर और फुटर के साथ छापे हुए पेज पर कंटेंट कैसे दिखेगा। तो ये जो है पेज लेआउट से दिखता है। अगला है जैसे ही आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ और पिक्चर बनाते हैं आपका कंप्यूटर डाटा को डैश में होल्ड करता है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। तो मेमोरी में होल्ड करता है। जैसे एक सहायक मेमोरी होता है, फिर एक मेन मेमोरी होता है जिसको रैम बोलते हैं, यहाँ रोम होता है, फिर यहाँ पे कैश मेमोरी होता है, फिर यहाँ पे रजिस्टर होता है। इसके बाद जो है यहाँ पे पूरा सिस्टम होता है सीपीयू का। तो ये कहाँ पे होल्ड करता है? मेमोरी में। अगला है जब दोनों तरफ से हाशिए सीधे और सम हो तो उसका अर्थ डॉक्यूमेंट में होता है। तो डॉक्यूमेंट क्या अर्थ होता है? तो फुल जस्टिफिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल फोटो और स्कैन इमेज को बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी, टीआईएफ या जीआईएफ जैसे एक्सटेंशंस के साथ डैश ग्राफिक के रूप में टिपिकली स्टोर किया जाता है। तो किसके? तो वेक्टर के रूप में। अगला है एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है तथा एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर कंप्यूटरों को वेब मैसेज भेज सकता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है ये वेब सर्वर कहते हैं। यूजर द्वारा फाइलें सेव और डिलीट किए जाने के बाद दक्षतापूर्वक उपयोग में लाए न जा सके ऐसे अत्यधिक छोटे स्टोर्ड डाटा के स्कैटर्ड एरिया रह जाते हैं जिनसे डैश हो सकता है। तो क्या हो सकता है? इससे जो है फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो कौन है? ये जो है टीसीपी और आईपी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। तो कौन करता है? तो ये HTTP। अगला है उन सॉफ्टवेयर टूल्स को क्या कहते हैं जिनकी सहायता से कोई व्यक्ति विशिष्ट कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो एप्लीकेशंस कहते हैं। अगला है अधिकृत उपभोक्ताओं के बीच डैश हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आंकड़ों की साझेदारी करता है। तो कौन करता है? तो नेटवर्क करता है। अब हम लोग झारखंड का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि रांची के भगवान बिरसा जैविक में 7 लोमड़ियों की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु किस वायरस से हुई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ये जो है केनाइन वायरस से हुई थी। कौन वायरस से? केनाइन वायरस से। अगला है सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन की शुरुआती किस स्टेडियम में की गई है? तो किस स्टेडियम में की गई है? तो JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया है, JRD। अगला है दिसंबर 2022 में झारखंड के किस विद्यालय में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है? तो किस विद्यालय में? तो ये DPS बोकारो।
अगला क्वेश्चन है, मरांग गोमके, जयपाल सिंह और महाराजा मद्रा मुंडा के रचनाकार कौन है? तो इसकी रचनाकार कौन है? तो इसकी रचनाकार जो है ये गिरिधारी राम गोंझू है। अगला है, योग्य आदिमी जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है। योग्य आदिम जनजाति की इसकी योग्यता है, तो इसकी योग्यता क्या होना चाहिए? तो मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला है, मुर्गा महादेव खिचिंग मंदिर और सेरेंगादा विश्व कल्याण आश्रम किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। अगला है, बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो बंगाल की राजधानी के नाम से कौन जाना जाता है? तो राजमहल जाना जाता है। बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो प्रथम बार जो है 1895 में गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? तो स्ट्रीट फील्ड था। कौन था? स्ट्रीट फील्ड। और 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर जो है बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 30 नवंबर 1897। अगला है, भूरकुंडा रामगढ़ स्थित कांच उद्योग, इसका नाम क्या है? इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी? तो किस देश के सहयोग से? तो ये फ्रांस के सहयोग से जो है स्थापित की गई थी। इससे कच्चे माल की प्राप्ति राजमहल पहाड़ी क्षेत्र से और मंगल घाट और पत्थर घाट से प्राप्त होता है। अगला है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता किस शपथ कौन ग्रहण करवाता है? किस शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला है, वे दोनों भाई कौन थे जिन्होंने 1855 में संथाल विद्रोह किया था? तो ये फेमस है सिद्धो और कान्हो। दोस्तों, इनकी एक दो बहन थी, उनका नाम क्या है? आप लोग कमेंट कीजिए। मई 2011 में 48 साल की आयु में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन थी? तो सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन थी? तो ये प्रेमलता अग्रवाल। अगला है, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस वर्ष? 2007 में। अगला है, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को कहाँ स्थापित का प्रस्ताव रखा गया? तो ये धनबाद में। अगला है, जमशेदपुर झारखंड की वह महिला कौन है जिन्होंने 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? तो कौन है? तो ये अरुणा मिश्रा है। कौन है? अरुणा मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, प्रियंका चोपड़ा का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। इन्होंने किस वर्ष इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा अवार्ड जीता है? तो किस वर्ष जीता है? तो ये 2000 ईस्वी में जीता है। अगला है, सलेद मुंडारी नागपुरी और हिंदी में कविताएं और हिशर आधुनिक मुंडारी गाने किसके द्वारा प्रकाशित संलेखन है? तो किसके द्वारा है? तो ये रामदयाल मुंडा के द्वारा। दोस्तों, अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, और अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। दोस्तों को भी जुड़िए। इस पे 49 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप जो है इस चैनल्स को ज़रूर प्रमोट कीजिए। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी थी? तो किसने राज्यपाल की सेवाएं दी थी? तो ये प्रभात कुमार है। अगला है, झारखंड सरकार की कौन सी योजना के तहत ये मिटा हुआ है या गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य वर्ग की कन्याओं को वित्तीय सहायता दी जाती है? तो दोस्तों, अपनी बेटी अपना धन योजना के तहत जो है अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या गरीबी रेखा से नीचे जो सामान्य वर्ग की कन्याओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो अपनी बेटी अपना धन योजना के तहत। झारखंड का एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय के राष्ट्रपति KR नारायणन ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी? तो इस विधेयक को मंजूरी जो है अगस्त 2000 में दी थी। कब? अगस्त 2000 में, यानी 25 अगस्त को दिया गया था, 25 अगस्त 2000 को। अगला है, बोकारो स्टील प्लांट एशिया में डैश है। तो एशिया में क्या है? तो एशिया में दूसरा सबसे बड़ा है।
दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट एशिया में दूसरा सबसे बड़ा है। इस प्लांट की स्थापना जो है 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। इसमें जो स्टार्ट हुआ था उत्पादन 1972 से हुआ है और तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। इसमें गर्म पानी का तालाब कावा डैश में स्थित है। गर्म पानी का तालाब कावा जो है कहाँ स्थित है, तो ये हजारीबाग में स्थित है। अगला है शिबू में खुदाई के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पाया गया है, कौन सा पाया गया, तो ये रोमन सिक्के पाया गया है। अगला है पारसनाथ पहाड़ी के लिए तीर्थयात्रा केंद्र है, तो ये बहुत फेमस है, जैनियों के लिए है। जो 23वें तीर्थकर थे इनको वहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 135वां नंबर है भारत के कुल संसाधनों में से लगभग डैश सीटा झारखंड में है, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 40%। अगला क्वेश्चन है 1965 में धोरी कोलियरी में आई आपदा का कारण था, तो क्या आपदा का कारण था, तो विस्फोट से आग लगना, ये कारण था। 1965 में यह हुआ था। अगला है सोना डैश में पाया जाता है, तो सोना कहाँ पाया जाता है, तो सोना जो है रखा खान में पाया जाता है। अगला है झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें डैश है, तो क्या है, कोकिंग कोयल। झारखंड में भारत के लोह अयस्क का कितना % हिस्सा है, तो कितना % हिस्सा है, तो 25.7% है। मानसून लौटते समय डैश के महीने में झारखंड में वर्षा कराता है, तो ये सितंबर से नवंबर के बीच में। श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियां शिकार संग्रहकर्ता के प्रकार की थी, तो कौन सी, तो ये बिरहोर, कोरवा और खरिया पहाड़। अगला पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है, यहाँ फीट में दिया है, तो फीट में जो है ऐसे मीटर में 1365 है, फीट में जो है कितना हो जाएगा, फीट में जो है 4480 है, 4478 भी हो जाएगा, सही दोनों रहेगा तो सही हो जाएगा। अगला है महाली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है, तो किस प्रजाति की शाखा है, तो मुंडा विद्रोह में थे। अगला क्वेश्चन है कि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में किसने स्वर्ण पदक जीता था, तो किसने स्वर्ण पदक जीता था, तो ये दीपिका कुमारी, और तीरंदाजी से संबंधित है, तीरंदाज खिलाड़ी है ये। अगला है पराग का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है, तो एकमात्र राज्य कौन है, तो यही है, झारखंड है। अगला है महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अरण्य अधिकार डैश पर आधारित है, तो किस पे आधारित है, तो ये जो है ये मुंडा विद्रोह पर आधारित है। अगला है कर्म देवता की पूजा कर्म त्योहार पर होती है जो कि डैश देवता की है, तो दोस्तों कौन देवता है, कर्म देवता की पूजा जो है कर्म त्योहार पर होती है जो कि शक्ति, यौवन और जवानी देवता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति, यौवन और जवानी देवता। अगला है गोनोंग किस जनजाति में बौद्ध मूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है, तो ये हो जनजाति में। अगला है अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो ये 23-24 में। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 में जो है अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला है झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो ये पंडित दिया नृत्य को। तो दोस्तों इतना ही है। चलिए दोस्त, थैंक यू। आप लोग चैनल को प्रमोट कीजिए और अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़े रहिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।